नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है वेदरिंग एंड इरोजन, यानी कि सेल अपक्षय एवं अपर्दन। इसे हम बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष के अंतर्गत फिजिकल जियोलॉजी पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वेदरिंग क्या होती है, इसे हम इस तरह से देखेंगे। द रॉक्स ब्रेक एंड अंडरगो डिके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंसीज like wind, sun, frost, water and organisms, and produce soil. This phenomena is called weathering. Weathering and erosion together lowers the mountains and produces sediments. The weathering may be defined as a process which tends to break and decompose rocks in place. इट इंक्लूड्स टू प्रोसेस। पहला है डिसइंटीग्रेशन और फिजिकल ब्रेकिंग एंड दूसरा है डिकम्पोजिशन और केमिकल डिके। इन नेचर दीज टू प्रोसेस वर्क सिमुल्टेनियसली। पृथ्वी के संपीड़ित होने और उसके चारों ओर वायुमंडल की उत्पत्ति के पश्चात भूसतह पर वायु, जल, ताप, गुरुत्व और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इन विभिन्न कारकों के प्रभाव से भूसतह के सेल भौतिक रूप में टूट टूट कर विघटित यानी कि डिसइंटीग्रेट होते हैं तथा रासायनिक रूप से अपघटित होते हैं यानी कि डिकम्पोज्ड भी होते हैं। डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज्ड होते हैं। विघटन द्वारा होने वाली अपघटन की इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। भौतिक विज्ञान की क्रिया को भौतिक अपक्षय और अपघटन को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। जैविक क्रियाएं भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अपक्षय में सहायक होती हैं। दोनों प्रकार के अपक्षय साथ साथ चलते हैं, लेकिन उनकी आपेक्षिक तीव्रता क्षेत्र विशेष के जलवायु एवं भू आकृति पर निर्भर है। भौतिक अपक्षय, इस अपक्षय के फलस्वरूप सेल या खनिज छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। यह अपक्षय ताप, गुरुत्व, जल एवं पवन तथा जैविक क्रियाओं के बलकृत प्रभाव के कारण होता है, यानी मैकेनिकल फोर्सेज के द्वारा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिन में सूर्य के ताप के कारण सेल एवं खनिजों में प्रसार होता है। रात में तापक्रम कम होने पर संकुचन होता है। इस प्रकार अनवरत प्रसार और संकुचन के कारण उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। कई वर्षों तक चलने वाली इस क्रिया के फलस्वरूप सेल और खनिज विघटित हो जाते हैं। सेलों की ऊपरी परतों में यह क्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। फलस्वरूप चट्टानें परत दर परत टूटने लगती हैं। इस प्रकार की विघटन क्रिया को अपशल्कन या एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। सेलों की संधियां एवं अन्य छिद्रों में पानी भर जाता है। ठंडे क्षेत्रों में ताप फ्रीजिंग पॉइंट से कम होने पर यह जल हिम में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन के कारण आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि के कारण छिद्रों एवं दरारों पर 2000 पौंड प्रति वर्ग इंच का बल कार्य करता है। इस प्रकार नई दरारें उत्पन्न होती हैं और पुरानी दरारें और अधिक चौड़ी होती जाती हैं। इस क्रिया को तुषार फानन यानी फ्रोस्ट वेजिंग और विघटन को फ्रोस्ट वेदरिंग कहा जाता है। इस प्रकार ताप के दैनिक परिवर्तन के कारण तुषार अपक्षय एवं अपशल्कन होता है और सेल छोटे छोटे खंडों में भी विघटित हो जाते हैं। वेगवती नदियों में जल तथा उसमें उपस्थित बालू के प्रवाह के बलकृत प्रभाव में सेलों का विघटन होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में आंधियों के साथ तैरते हुए बालूकण चट्टानों से टकराकर उनको विघटित करते हैं। प्रवाही हिमनद सेलों से गोलाश्म उत्पादित कर अपने साथ ले जाते हैं। मार्ग में ये गोलाश्म सेलों को अपघर्षित कर विखंडित करते हैं। चींटी, कर्मी, दीमक इत्यादि अपने भोजन और आवास के प्रबंध के लिए मिट्टी को कम सहत बनाते हैं तथा सेल कणों को लाकर धरातल पर
एकत्रित कर देते हैं। पेड़ और पौधे भी दरारों में उगते हैं और क्रमशः वृद्धि के साथ दरारों को और चौड़ा कर देते हैं। मनुष्य भी जंगलों की सफाई, कृषि एवं खनिजों के खनन के लिए चट्टानों को तोड़ने में सहायक होता है। इस प्रकार विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप सेल विघटित होते हैं। अपघटन एवं रासायनिक अपक्षय। अपघटन के मुख्य कारक जल एवं वायु है। वर्षा। जल वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं अन्य गैसों को घोल लेता है। इस प्रकार जब वर्षा जल धरातल पर आता है तब वह सामान्य निष्क्रिय जल नहीं बल्कि अम्लीय जल होता है। आगे भूपृष्ठ में उपस्थित पायराइड जैसे खनिजों की प्रतिक्रिया से अम्लीय सल्फेट बनते हैं। वनस्पति पदार्थों के सह से उत्पन्न कार्बोनिक अम्ल भी इससे मिल जाते हैं। इस तरह ये अम्लीय होकर रासायनिक प्रतिकारक का रूप ले लेते हैं। अम्लीय जल द्वारा विलयन, जलयोजन एवं कार्बोनेटीकरण तथा ऑक्सीजन इत्यादि विधियों से सेल अपघटित होते हैं। अपघटन की इन विधियों को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अतः वर्षा का जल एक तेज विलायक है। सेलों में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट जैसे कुछ खनिज इसमें घुल जाते हैं। चूने का पत्थर में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। वनस्पतियां क्षय होने पर कार्बनिक अम्ल बनाती हैं। उनके अपघटन से ह्यूमस नामक द्रव भी निकलता है। ह्यूमस सेलों एवं खनिजों से प्रतिक्रिया कर उनका अपक्षय करता है। जीवाणु मिट्टी एवं सेल में पाए जाते हैं। ताप एवं जलवायु की विभिन्न स्थितियों में सक्रिय ये जीवाणु ऑक्सीजन एवं रिडक्शन द्वारा खनिजों के अपक्षय में सहायक हैं। अपघटन के विभिन्न प्रक्रमों में सम्मिलित प्रभाव में सेलों की ऊपरी परत अधिक प्रभावित होती है। परिवर्तित होने पर उसका आयतन बढ़ जाता है और सेलों की परतें अपक्षित होने लगती है। यह परतें एक केंद्रिक गोलाभ परतों के रूप में होती है। इस तरह प्याज की परतों के समान सेल की गोलाभ परतें निकलती जाती है और अंततः केंद्रीय गोलाभ पिंड शेष रह जाता है। इस अपक्षय को गोलाभ अपक्षय यानी कि स्फेरॉइडल वेदरिंग कहा जाता है। संधियुक्त बेसाल्टी चट्टानों का अपक्षय साधारणतः इसी विधि से होता है। विषमांगी सेलों के कुछ भाग तो शीघ्र अपक्षयित हो जाते हैं जबकि अन्य भाग अपक्षित नहीं हो पाते। इस प्रकार के विषम अपक्षय को डिफरेंशियल वेदरिंग कहते हैं। Erosion. Erosion is a process which includes the destruction of existing rocks and removal of the product from site of destruction. Transport is the important aspect of erosion. It is usually done by water, wind or ice. इसके बाद हम denudation देखते हैं। The combined effect of weathering and erosion is called denudation. It involves the general wearing down of a surface. अपक्षय उत्पाद एवं मिट्टी। अवघटन और अपघटन के फलस्वरूप सेल विभिन्न आकार के छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार सेलों के ऊपर सेल खंडों का आवरण बन जाता है। इसे सेल मलबा या आवरण प्रस्तर कहते हैं। समुचित स्थितियों में सेल मलबा या आवरण प्रस्तर का ऊपरी भाग सूक्ष्म कणीय हो जाता है। वनस्पति अवशेष एवं अन्य इस सूक्ष्मकणीय पदार्थ से मिलकर एक परत बनाते हैं। वर्षा जल अंतः स्पंदित होता है। सूक्ष्मकणीय पदार्थ के खनिजों का निक्षालन यानी कि लीचिंग होती है। कुछ खनिज निक्षालन द्वारा हटा दिए जाते हैं लेकिन उसी समय कुछ अन्य खनिज निर्मित और अवक्षेपित होते हैं। फिजिकल वेदरिंग देखते हैं।
फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? फिजिकल वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस. In physical weathering, a rock breaks into smaller pieces without any chemical change. Thus, by breaking rocks into smaller pieces, physical weathering increases the amount of surface area for chemical attack. The principal agents of physical weathering are frost, heating and cooling organisms. फ्रोस्ट क्या होता है? व्हेन वाटर फ्रीज इट एक्सपेंड अबाउट 9% ऑफ इट्स वॉल्यूम. इन नेचर वाटर एंटर्स इनटू cracks of rocks. Upon freezing, it expands and exerts great pressure on the walls of cracks. As a result, the rock breaks into pieces. This process is called frost wedging. By this process, angular fragments of rock are broken off from high mountain range. These rock fragments roll down the hill slope and accumulate at base to form talus deposit. इसके बाद आता है heating and cooling. It is believed that daily cycle of temperature change weakens rocks, particularly in hot, dry regions. Heating a rock causes it to expand and cooling causes it to contract. The repeated expansion and contraction tend to develop cracks in rocks. In the desert areas, the coarse-grained rocks like granite disintegrate soon into their constituent crystals and become desert sand as a result of temperature variation. इसके पश्चात organisms आते हैं. Plants, growing animals and man play important role in disintegration of rocks. Plant root grows into joints. As the roots grow thicker, they exert mechanical pressure and wedge the rock apart. The burrowing animals such as earthworms, ants and rodents also contribute to disintegration of rocks. Man also break rocks by making road cuts, tunneling, quarrying, mining and cultivating the land. इसके पश्चात आती है केमिकल वेदरिंग. Chemical weathering or decomposition is a process in which rocks are broken down by chemical decay of minerals. During chemical weathering, a set of chemical reactions act on rocks which change their minerals to more stable forms. The principal agents of chemical weathering are water and organisms. Rates of weathering. The rate at which a rock weathering depends on following factors. The particle size, दूसरा है mineral composition, the order in which a silicate mineral whether is the same as their order of crystallization. From Bowen reaction series, it is clear that olivine crystallizes first and it is the least resistant to weathering, while quartz crystallized last is the most resistant to weathering. चौथा है द रेट ऑफ वेदरिंग इज आल्सो इफेक्टेड बाई क्लाइमेटिक फैक्टर्स. ये आज वेदरिंग और इरोजन का चैप्टर हमने पढ़ा. इसके आगे नेक्स्ट अध्याय में